मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ लिया है, पूरा थ्योरी लेक्चर्स पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम इसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एडजस्टमेंट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स देन। ये कह रहा है कि जब अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं और बाय द वे हमने एडजस्टमेंट्स का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट भी सीखे हुए हैं। तो ये कहता है कि अगर कोई अकाउंटेंट है, वो एडजस्टमेंट जो होते हैं, जो अपन ने 15-18 एडजस्टमेंट सीखे, वो नहीं अगर कोई करे तो क्या होगा। फाइनल अकाउंट हैव टू बी ड्रॉन बैक, फाइनल अकाउंट्स वापस बनाने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स लॉ में वैलिड नहीं माने जाएंगे। यह एक कानूनन अपराध होगा। या डी लिखा है, फाइनल अकाउंट्स विल नॉट टेल द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। चौथा बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अंतिम खाते वापस बनाने पड़ेंगे या आपसे कोई अपराध हो गया या कानून उसको नहीं मानेगा। मेन बात यह है कि आपको अपना सही प्रॉफिट लॉस ही पता नहीं चलेगा, आपको अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन ही पता नहीं चलेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या अपने जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेशनरी और विज्ञापन की क्रय को क्रय खाते में शामिल कर लिया गया, समायोजन प्रविष्टि होगी। जब मैं नया नया अकाउंट सीखता था तो मैं सोचता था कि भाई आप कुछ भी परचेज करो तो परचेज डीआर होगा। भाई खरीदने को आम भाषा में क्या होता है ना, परचेज बोलते हैं। हमने माल खरीदा तो बोलते हैं माल परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, मशीन परचेज की, स्टेशनरी परचेज की। तो यही हुआ इनसे भी। इन्होंने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की, मान लो दुकान के लिए स्टेशनरी परचेज की, तो इन्होंने ऐसा लिखा परचेज अकाउंट डी आर टू कैश। मान लो इन्होंने 2000 की स्टेशनरी खरीदी। बाद में किसी ने इनको बताया कि परचेज तो तब बोला जाता है जब गुड्स खरीदते हैं, ये तो गुड्स है ही नहीं। तो सही एंट्री आपके लिए स्टेशनरी को डी आर करना चाहिए था। तो किसी ने उनको सही एंट्री सजेस्ट की स्टेशनरी टू कैश, पर गलती तो हो चुकी। आप समझिए, हमें ये वो सही एंट्री है जो लिखनी थी, लेकिन हमने गलती से ये वाली एंट्री लिख दी। तो बुक्स में परचेज लिखा हुआ है, अकाउंट्स में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को काट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, है ना। तो अपन उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करके उसका इम्पैक्ट खत्म कर सकते हैं। ये अकाउंट्स की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आप चीज़ को रिवर्स करके उसका इम्पैक्ट खत्म कर सकते हो। तो हमने परचेज को रिवर्स कर दिया, परचेज हो गया रिवर्स। ठीक है, सिंपली रिवर्स हो गया। और जहाँ जिसे उसे जाना चाहिए था उसको हमने डी आर कर दिया। तो इस तरह से आंसर बनेगा स्टेशनरी टू परचेज। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन के सेंस में है कि हमसे गलती हो गई है, हमें स्टेशनरी खरीदने की एंट्री नहीं करनी है, बल्कि जो हमने गलत कर दिया है उसको सही करना है। दैट्स वाई आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, स्टेशनरी टू परचेजेस। ठीक है, अगर मैं इसको फाइनल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ, आप कह सकते हैं सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो। कॉन्टेक्स्ट वही है, लेकिन इसका फाइनल अकाउंट पे इम्पैक्ट ये होगा कि आपका स्टेशनरी का फिगर बढ़ जाएगा और आपका परचेज का फिगर माइनस हो जाएगा। जितना लिख रखा है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतिरिक्त डूबत ऋण के लिए समायोजन प्रविष्टि होगी। तो मैं पहले कहूँगा कि आपको पता है अतिरिक्त डूबत ऋण क्या होता है। पूरे साल अकाउंट्स चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अपन 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक कैलेंडर ईयर को फॉलो करके हम अकाउंट्स बनाते हैं। पूरे साल जो बैड डेट्स होती है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे डेटर्स मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए पे हैं। ऑल ऑफ सडन हमको लगता है एक बार डेटर्स की लिस्ट को चेक तो कर लें। फिर हमने डेटर्स 2.5 लाख के कौन कौन से हैं, अजय, विजय, रमेश, मोहन, सोहन, उनके नाम पढ़ने शुरू किए। फिर हमको लगा यार ये पैसे तो अपने को आएंगे नहीं। सपोज़ कीजिए ए आदमी से 2,000 रुपये और बी आदमी से 8,000 रुपये नहीं आएंगे। आप श्योर हो इस बारे में कि दे आर द बैड डेटर्स। तो अपने को क्या करना होगा कि एक बैड डेट्स की एंट्री पास करनी होगी और इसे हम कहेंगे एडिशनल बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स। अच्छी बात है कि इसकी एंट्री उसी तरह से होती है जैसी होती आई है, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर। तो अपने को पहली एंट्री गलत है, दूसरी एंट्री भी गलत है, तीसरी एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर। ये आपको एंट्री करनी होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये एंट्री होती नहीं है, अकाउंट्स में इस तरह की एंट्री भी होती है। और मैं कहता हूँ होशियार अकाउंटेंट वो है जो समझ जाए कि इकाई की एंट्री है। ये जो एंट्री है ना, ये है आपके बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री। लेकिन इसमें इसने पूछा था कि आप तो ये बताओ कि एडिशनल बैड डेट्स के लिए क्या एंट्री होगी। तो आपकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर। कोई बच्चा अगर ध्यान जैसा चौथी एंट्री भी, तो हाँ चौथी एंट्री भी राइट ऑफ करने की है। और होशियार बच्चा जानता है कि बैड डेट्स को हम दो तरह से राइट ऑफ कर सकते हैं। इन जनरल हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं,
लेकिन अगर हमारे पास प्रोविजन है, इफ़ वी हैव अ प्रोविजन देन वी हैव टू राइट ऑफ थ्रू पीबीडी। तो एंट्री होती है पीबीडी टू बैड डेट्स। ठीक है सर, चलो तो अभी तुम्हारे लिए आंसर पता चल ही गया। नेक्स्ट इज डूबत एवं संदिग्ध ऋण हेतु आयोजन के लिए समायोजन प्रविष्टि होगी। ये कह रहा है कि पीबीडी के लिए कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। पहली बात तो समझो पीबीडी होता क्या है। आप सपोज करो 2024 में खड़े हैं और आपको ये लगता है कि 2025 में आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। सपोज पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, 2.5 लाख के डेटर्स थे, 10,000 तो डूब गए, सो डूब गए। 2,40,000 रुपए के कलेक्शन पे भी आपको डाउट है। आपको नहीं लगता, सॉरी, कि आपको पूरा 2,40,000 वसूल होगा। 5% समथिंग डूब जाएगा। ये 5% कहाँ से आया? लास्ट ईयर्स में भी आपको लगा होगा कि जनरली 5% डूब ही जाता है। तो अब जो लॉस आपको अगले साल होने वाला है, आप उसके लिए बंदोबस्त करना चाहते हो, कर सकते हैं। करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, रूढ़िवादिता परंपरा का पालन करते हैं, दूरदर्शिता का पालन करते हैं, जिसमें दूर से होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस की भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इससे हम फाइनेंशियली साउंड रहते हैं। हो सकता है बाद में बैड डेट्स ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो हम 12,000 के लिए प्रोविज़न करेंगे। अब इस पूरी कहानी में आपको क्या लग रहा है? ये जान के आपको कैसा लग रहा है कि आपके 12,000 डूब सकते हैं? आपको एक लॉस वाली फीलिंग आ रही है। प्रॉफिट वाली फीलिंग आ रही होती है तो उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हमें लॉस वाली फीलिंग आ रही होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डीआर किया जाएगा और पीबीडी को सीआर किया जाएगा। तो सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। आप 12,000 के लॉस को बुक्स में लिखेंगे, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा जिसका नाम है पीबीडी अकाउंट है, और इस पीबीडी अकाउंट को अपन डेटा में से माइनस करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली तो इसका सीआर नेचर है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर लाइब्रेरी साइड में दिखा दें क्या? लाइब्रेरी साइड में भी दिखा सकते हो, बट आप भी जानते हो कि ये लाइब्रेरी नहीं है, हमें इसमें किसी को पैसा कोई देना नहीं है। पर हाँ, हमारा पैसा जो आता हुआ है वो कम हो सकता है। हो सकता है कि हमारे पास 2,40,000 ना आए और हमारे पास 12,000 काट के समथिंग 228,000 आए। तो हम उसी को रिकॉर्ड्स में लेना चाहते हैं, उसी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। खैर, एंट्री, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री भी टॉपिक चल रहा है अपना, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पीबीडी। वेल, नेक्स्ट इज देनदारों पर बट्टा आयोजन की समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। तो अब आप समझिए, मान लीजिए कि हमारी एक पॉलिसी है, जैसे मैं इस पॉलिसी को लिख के बताता हूँ। 2/30 नेट्स 90। कि सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि 30 दिन में पैसा दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, 90 दिन में तो पेमेंट करना ही है। हमारी दुकान के बाहर या हमारे बिल जो हम इशू करते हैं उस पर साफ ये पॉलिसी लिखी है, 2/30 नेट 90। 30 दिन में डिस्काउंट, 30 दिन में पेमेंट करने वाले को हम 2% डिस्काउंट देंगे। 90 दिन का टोटल क्रेडिट आपका पीरियड है। वेल, अब सपोज करो, अभी वाले एग्जाम्पल को फिर कंटिन्यू करें। 2.5 लाख के डेटर थे, 10,000 तो डूब गए थे, 2,40,000 बचे थे। 2,40,000 में से भी 12,000 का मिलना डाउटफुल था। ये 2,28,000 जो बचते हैं ना बाहर, उसको हम बोलते हैं गुड डेटर्स। ठीक है, तो गुड डेटर्स की कैलकुलेशन में हमेशा पहले बुरे डेटर्स को और डाउटफुल डेटर्स को हटा देते हैं, फिर अपन गुड डेटर्स की कैलकुलेशन करते हैं। यही अपन ने सीखा। अब इस गुड डेटर्स पे मेरे को लगता है कि 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। वापस से मुझे इसमें लॉस वाली फीलिंग आ रही है कि हमारा कुछ पैसा, ये हमें 2/28 भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट का ऑफर दे रखा है तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे पास पैसा समय पे आएगा लेकिन हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अगेन इट्स अ फ्यूचर प्रोबेबल लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डीआर करेंगे और इसका नाम होगा पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पी एंड एल को डीआर करेंगे। मैंने ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद मुझे ए सही लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लेनदारों पर बट्टा आयोजन की प्रविष्टि होगी। बहुत सच पूछो, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको इसकी जनरल एंट्री करनी ही नहीं चाहिए। सपोज कीजिए आपके क्रेडिटर 3 लाख रुपए हैं और आपके क्रेडिटर्स के आपने बिल देखे तो उनके कुछ ऐसे टर्म लिखे हुए हैं 1/30 नेट 60। इसका मतलब हुआ कि 30 दिन में भुगतान करने पे 1% डिस्काउंट मिलेगा, 60 दिन में पेमेंट करना है। तो चूंकि पेमेंट हमें करना है तो हमें पता है कि हम पेमेंट करने की सिचुएशन में हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करके मैं 1% डिस्काउंट ले सकता हूँ। तो 3 लाख रुपए पे 1% मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ ये खुशी वाली फीलिंग आ रही है। अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को आपको रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए,
लेकिन एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली इसको अकाउंट्स में कंसीडर किया जाता है, अपवाद के तौर पे इसका भी लेखा किया जाता है। 3,000 का डिस्काउंट हमें मिलने वाला है, इसमें हमें प्रॉफिट होगा, हम इस प्रॉफिट को बुक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस CR होगा आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस CR होगा, इसलिए मैंने बी ऑप्शन को चुना है। बाकी ऑप्शन भी मैंने देख लिए। और ऊपर आएगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बहुत समय तक इसका नाम था PDC, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेकिन बाद में कुछ ने कहा कि ये प्रोविज़न वर्ड मत लिखो, क्योंकि आप कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको मिलने वाला है, तो आप एक संचित कर रहे हो। हालांकि ये लॉजिक भी बहुत कोई सही नहीं है, तो उन्होंने नाम दिया कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बोलना चाहिए। तो ठीक है, बोल देते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू P&L। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि आपको पहले क्रेडिटर दिखाने होंगे और फिर आपको RDC दिखाना होगा, और बाहर आप दिखाओगे कि कितना पैसा आपको देना है। 297,000 इज पेबल टुवर्ड्स हिम। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बकाया वेतन की क्या प्रविष्टि होगी। सपोज करो हमारे पास कोई एम्प्लॉई है, उसको हम 11 महीने के 66,000 का पेमेंट कर चुके हैं, तो जितना अपन ने उसको दिया वो तो हमारे अकाउंट्स में है। 12वें महीने का पैसा हम किसी वजह से नहीं दे पाए, तो क्या हम उसकी एक एंट्री करेंगे अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हम जो सैलरी हमने नहीं दी है हम उसकी भी एंट्री करेंगे। सैलरी हमें देना है, इट्स अ लायबिलिटी, तो हमें लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, और हमें एक्सपेंस को DI करना है। तो यही हमने पूरे चैप्टर में वीडियोस के दौरान समझा, जो पूरे ऐप पे अवेलेबल हैं। उसमें हमने समझा कि हमें एक्सपेंस को DI करना है और लायबिलिटी को क्रिएट करना है, और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी द आंसर। वैसे अकाउंट्स के बच्चे को मैं बोलूँगा जरूर उसको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। सैलरी टू कैश देखते ही समझ में आना चाहिए, ये एंट्री है जब हम सैलरी पे करते हैं। ये एंट्री भी हो सकती है, एक डायरेक्ट अकाउंटिंग होती है, अगर उसमें नहीं तो हम जनरली इस तरह की अकाउंटिंग नहीं करते, पर अगर डायरेक्ट अकाउंटिंग होती है तो उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश भी एंट्री होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी ये एक तरह की रिवर्स एंट्री है। अकाउंट्स में इस तरह की एंट्री भी होती है, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर पे एडजस्टमेंट एंट्री की रिवर्स एंट्री होती है। ये भी मैंने समझाया था कि सारे एडजस्टमेंट की रिवर्स एंट्री नहीं होती। जो AUPO, जो हमारे 4 क्रेजी 4 एडजस्टमेंट है, अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, केवल उन क्रेजी 4 एडजस्टमेंट की रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर में होती है। तो ये एंट्री भी अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, ये कोई हवाई एंट्री नहीं है। लेकिन हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर फिर D है, सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिस इज आवर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आंसर नेक्स्ट इज अग्रिम चुकाए गए बीमा प्रीमियम की प्रविष्टि होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रीमियम पे कर दिया एंड दैट प्रीमियम रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। सपोज कीजिए कि हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं 31 दिसंबर 2024 को और हमने 30 जून 2025 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम चुका दिया और 6 महीने का इंश्योरेंस हमने एडवांस चुका दिया। सपोज़ करो हमने टोटल 24,000 रुपये पर एनम भरे हैं, 24,000 रुपये पूरे साल के हैं, तो 6 महीने के लिए अपन ने 12,000 रुपये फालतू भर दिए। अगर अपन समझे बातों को 12,000 हमने फालतू भर दिए और 12,000 से हमने फालतू में इंश्योरेंस अकाउंट को डीआर कर दिया, तो अब हमें इंश्योरेंस अकाउंट को रिवर्स करना होगा। इंश्योरेंस नीचे आएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ये बी वाला सही लग रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, और यू कैन से इंश्योरेंस पेड इन एडवांस टू इंश्योरेंस। कैसा समझ नहीं आया? जब हमने प्रीमियम चुकाया होगा तो हमने इंश्योरेंस टू कैश एंट्री करी होगी और हमने मतलब ज़्यादा एक्सपेंस बुक कर दिया। एक्सपेंस हमें उतना ही बुक करना होता है जो करंट ईयर से रिलेट करता है एज़ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट या एज़ पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो आपने जो फालतू इंश्योरेंस दिया है, फालतू तो नहीं कहेंगे, अगले पीरियड का जो इंश्योरेंस दिया है उसको आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी और आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ठीक है, वेल नेक्स्ट कहता है तलपट में बकाया मजदूरी खाता दिखाया गया है, आय विवरण और चिट्ठा बनाते समय इसे दिखाया जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है या वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। इनका कहना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो पहली बात तो ये सीआर साइड में तुम्हें दिखाई देगा और ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब है एडजस्टमेंट एंट्री हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही हो चुकी है। तो अब आपको ज़्यादा पेन नहीं लेना, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेनी, सिंपली आउटस्टैंडिंग वेजेस का नेचर सोचो, वेजेस बाकी है, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो केवल लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, केवल ये चिट्ठे में जाएगा। पूरा आंसर देता ये बोलता केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जाएगा। ठीक है, इसकी सर सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन ये कह रहा है दोनों में जाएगा, पी एंड एल में भी जाएगा जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसमें भी जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है, इसका क्लियर मतलब है एडजस्टमेंट एंट्री हैज़ बीन पास्ड, नाउ इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी एंट्री, ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन। आपको ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस की हर आइटम को अपन एक ही जगह पहुंचाते हैं, तो इसको भी कोई स्पेशल प्रिविलेज अब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो फिर भी मैं कहता ये दो जगह जाएगा, ड्यूअल इम्पैक्ट की वजह से दो जगह जाएगा, लेकिन अब ये एक जगह ही जाएगा। आंसर है ए। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट इज तलपट में दिखाए गए मूल्यह्रास को खाता बनाते समय दिखाया जाएगा। अगेन ये उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेप्रीसिएशन दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली डीआर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसका आपको मतलब बता दूं कि इसका मतलब ये लोग डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर चुके हैं, डेप्रीसिएशन की वजह से असेट्स को जितना कम करना था उतना ये कर चुके हैं। तो जब आधा काम हो चुका है अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। डेप्रीसिएशन, इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी आती है यूज़ की वजह से, तो यानी ये खर्चा होता है रेवेन्यू पैदा करने के लिए, तो ये रूटीन खर्चा है, ये पी एंड एल में जाएगा एंड ओनली पी एंड एल में जाएगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये सोचने और बोलने में कि सर ये पी एंड एल में जाएगा और बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। ऐसा करते हैं अगर ये एडजस्टमेंट हो तो, नाउ इट इज़ नो मोर एडजस्टमेंट, ये कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ट्रायल बैलेंस में चीज़ अंदर होने की अलग कहानी होती है और ट्रायल बैलेंस के बाहर। कि सर बाहर होने का क्या मतलब है? बाहर होने का मतलब है कि इन्होंने अब तक मूल्यह्रास नहीं लगाया है, हमें उसका कुछ करना है। अब जब हमें करने को कहता है तो हम उसका दो जगह इम्पैक्ट दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह अकाउंट्स में डुअल इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर डेप्रीसिएशन यहाँ ऑलरेडी अंदर आ चुका है तो मतलब ये बात इनकी नज़र में है, आपको इसको कोई स्पेशल प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर केवल ए होगा।
इसे केवल लाभ हानि खाते में। अब कुछ बच्चे जो रट्टा लगाते हैं वही सोचते हैं अच्छा सर अभी आप कह रहे थे आउटस्टैंडिंग वेजेस तो केवल बैलेंस शीट में जाएगा, अब आप कह रहे हो कि केवल P&L में जाएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? अरे भाई हमें ऐसा पता लगेगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। वी आर आस्क्ड अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक हानि है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। तो हानि को कहाँ दिखाते हैं? सारे खर्चे सारे हानियाँ P&L में दिखाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है विक्रय लागत क्या होगी यदि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि विक्रय लागत क्या होती है। हमने कितने का माल बेचा, जैसे सपोज करो मैं आपको समझाने के लिए इसमें बता दूं कि इस क्वेश्चन में सेल्स 80,000 रुपये लिखी होती है। तो सेल तो क्या है कि हमने जो बेचा उसके बदले जो हमें मिला या मिलेगा, यानी सेल यानी विक्रय मूल्य। ये पूछ रहा है विक्रय लागत, दैट इज कितने का माल बेचा। तो मैं बोलूँगा पहले ये देखो आपका माल था कितने का, ओपनिंग स्टॉक ले लो, परचेज ले लो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास माल ओरिजिनली था कितने का। मैं कहूँगा 5,000 का माल आपके पास पहले से था, 40,000 का माल आपने परचेज़ किया और 7,000 रुपये उसको लाने में लगा, तो आपके पास 52,000 का माल टोटली अवेलेबल था। इसमें से क्या कुछ बचा? खुद से पूछोगे क्या कुछ बचा, तो आप कहेंगे हाँ सर 2,500 का माल बच गया। तो अवेलेबल गुड्स, अगर ये हमसे पूछे कि अवेलेबल गुड्स कितना था, तो 52,000 था, उसमें से 2,500 का माल बच गया। तो अब हमारे पास इतने रुपए का माल है, या माल है नहीं सॉरी 52,000 का माल हमारे पास था, 2,500 रुपये का माल हमने बचा लिया, बाकी सारा माल हमने बेच दिया। तो ये हो गई COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई बच्चा बोलेगा सर वो तो है ना सेल में से GP घटाते हैं तो COGS आता है ना। ये भी फॉर्मूला है कि अगर आप सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसे आप हटा दो तो COGS आ जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है, और एक ये लंबा रास्ता ये भी है COGS का। आपको COGS के दोनों फॉर्मूले तैयार करके जाने हैं, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। 49,500 D इसका आंसर है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 23-24 में कुल मजदूरी 50,000 चुकाई गई, जिसमें से 2,000 रुपये वर्ष 22-23 से संबंधित थे। वर्ष के अंत में अदत्त मजदूरी 10,000 है। 23-24 के व्यापार खाते में मजदूरी के लिए कितनी राशि डेबिट की जाएगी? वेल ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। पहली बात तो ये देखो कि आपका करंट ईयर ये है, पहली बात तो 23-24 आपका करंट ईयर है। दूसरी बात ये कि आपने 50,000 रुपये वेजेस चुकाए, इसमें से पहले आप 2,000 रुपये लेस कर दो। कि सर क्यों लेस कर दूँ? क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, इसे आप माइनस कर दो। और ये वो अमाउंट है जो आपने पे किया है, आपको ये 10,000 भी कंसीडर करना पड़ेगा जो आपका बाकी चल रहा है, आपको इसे भी कंसीडर करना होगा। अब जाके आपका 58 आ गया। ऐसा समझ ही नहीं आया। हमने 50,000 वेजेस चुकाई, उसमें 2,000 रुपये हमारे वर्ष के नहीं है, पुराने वर्ष के हैं, तो एक तो उसे हटा दो क्योंकि वो हमारा नहीं है। इसमें नियम होता है जो करंट ईयर से संबंधित है उसे जोड़ दो, अगला पिछला छोड़ दो। अगला पिछला मतलब अगले वर्ष का है तो भी छोड़ दो, और पिछले वर्ष से रिलेटेड है तो उसको भी छोड़ दो। तो इस तरह से आप पिछले को छोड़ दो और ये करंट ईयर को बिलोंग करता है तो इसे आप जोड़ दो। ये अमाउंट आपका पूछ रहा था कि व्यापार खाते में मतलब ट्रेडिंग खाते में वेजेस के नाम से कितना पैसा आएगा, तो 58,000 दिखाया जाएगा। जनरली जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें इस तरह की आदत पड़ी हुई होती है, जैसे ट्रेडिंग बना हुआ है, ट्रेडिंग में हमने दिखाया वेजेस, और अभी इसके ऑप्शन भी आएंगे पर मैंने कहा पहले जो स्पेस है उसको समझाने में यूज़ कर दूँ। वेजेस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस जोड़ते हैं, जनरली हमें इतना ध्यान होता है। इसमें से आपको ये याद रखना है कि अगर वेजेस पेड में कुछ अमाउंट एलवायर है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं अपन पेड फॉर लास्ट ईयर, इट इज़ नॉट इन पेड इन लास्ट ईयर, है ना। ये भी समझना वर्ड, ये पिछले साल का अमाउंट था जो हमने इस साल चुका दिया है। तो हमारा जो वेजेस पेड का फिगर है उसमें कुछ अमाउंट हमारा नहीं है, उसे आप हटा दो, और जो हमारा है उसे ले लो। इस तरह से आप प्लस माइनस करते हुए 58,000 पे आ जाओगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सबकी एंट्री करो, जो आपने वेजेस चुकाई है उसकी एंट्री करो आप वेजेस टू कैश, और जो आपकी पुरानी आउटस्टैंडिंग चल रही है उसकी आप रिवर्स एंट्री पास करो। इनफैक्ट वो रिवर्स एंट्री फर्स्ट डे पे ही पास हो जाती है। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वेजेस, ये रिवर्स एंट्री है फॉर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस।
और फिर जो इस साल वेजेस बाकी चल रही है उसकी एंट्री करो। वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस इस साल की आप 10,000 की एंट्री करो। ये सारी एंट्रियां करके आप वेजेस अकाउंट क्रिएट करो। ये सारी एंट्रियां आप वेजेस अकाउंट में पोस्ट करोगे तो आपके पास 58,000 निकल के आ जाएगा। अकाउंट्स में जो अक्सर पूछा जाता है या तो पी एंड एल पे, क्या पी एंड एल या ट्रेडिंग, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग कितना जाएगा, या तो वो प्रभाव पूछा जाता है या आपने कितना पे किया होगा वो पूछा जाएगा। मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ, या तो कितना अमाउंट बाहर आएगा, ये वाला एक्सपेंस अमाउंट, या तो ये पूछा जाता है, या ये कभी कभी ये मिसिंग कर दिया जाता है और आपसे पेड अमाउंट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों को सिंपल रट्टा लगाना आसान लगता है तो मैं उनको बता दूं, आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, ओल्ड आउटस्टैंडिंग हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। सारे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा काला पीला हो गया। ऑप्शंस हैं पर 58,000 आंसर दिखाई दे रहा है। वेल 31 मार्च को फर्म के डेटर 40,000 हैं। देनदारों पर 5% की दर से आयोजन करना है, 2% की दर से नकद बट्टे का आयोजन बनाना है। 31 मार्च को देनदारों के संबंध में चिट्ठे में दर्शाई जाने वाली शुद्ध राशि होगी। तो अब आप समझो, आपकी फर्म के पास डेटर हैं 40,000 रुपये के। आपको डेटर्स की लिस्ट देखकर लगा कि 5% अमाउंट मिलना डाउटफुल है, तो 2,000 को आपने अलग कर लिया। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि ये 38,000 क्या है, ये हैं गुड डेटर्स। यू बिलीव दैट कि आपको ये पैसा मिल जाएगा, और आपको ये भी लगता है कि इनको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा तो 760 उनको देना पड़ेगा। हमारा जो बैलेंस शीट के अंदर शुद्ध अमाउंट आएगा वो 37240 आएगा। डेटर के संबंध में जो आप चिट्ठे में राशि दिखाओगे वो आपका 37240 होगा। इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि पीडीडी की कैलकुलेशन पीबीडी घटाने के बाद जो डेटर आते हैं उन पे की जाती है। यानी हमने प्रोविज़न इस पीडीडी की कैलकुलेशन 40,000 पे नहीं की है, ये कैलकुलेशन हमने 38,000 पे की है। उसके बाद भी और बात समझने वाली बात होती है, जब आप रेशो वाला चैप्टर सीखते हो तो अगर डेटर टर्नओवर रेशो के पर्पज़ से कैलकुलेशन की जाएगी तो 40,000 को कंसीडर किया जाएगा। डेटा टर्नओवर रेशो के पर्पज़ से 40,000 के डेटर्स लिए जाएंगे, लेकिन करंट रेशो के पर्पज़ से डेटर्स 37240 लिए जाएंगे। एक अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अगर आपको डेटर अकाउंट शुरुआत करनी पड़े तो डेटर अकाउंट की शुरुआत 40,000 से लिखोगे, क्योंकि डेटर्स की जो बुक वैल्यू है इसी से एक वर्ड बनता है बुक डेट्स। डेटर्स की बुक वैल्यू से वर्ड बनता है बुक डेट्स, तो बुक डेट्स के नाम पे तो 40,000 ही आएगा। बैलेंस शीट के पर्पज़ से 37240 नेट अमाउंट बाहर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं।
उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपी से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वेल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म। एक फर्म का जो ट्रायल बैलेंस है वो बता रहा है बैड डेट्स 3000, मतलब 3000 के बैड डेट्स हो चुके हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट 10,000 का प्रोविज़न पड़ा है, और डेटर्स 1 लाख के हैं। ये बातें हमें पता लग गई। इन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट में 1000 के बैड डेट्स हैं, तो सर ये 3 लिखे हुए हैं, फिर ये एक क्या, ये 1000 रुपये और डूब गया। तो 1000 रुपये और डूब गया तो आपके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी बैड डेट्स टू डेटर्स। इसी को अपन ने फर्दर बैड डेट्स कहा, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी PBD टू बैड डेट्स। कि सर ये किसकी एंट्री है? आप समझो ये बैड डेट्स नीचे जा रहा है, मतलब बैड डेट्स का खाता राइट ऑफ हो रहा है। तो सर राइट ऑफ में P&L नहीं कर रहे? नहीं, हमारे पास एक प्रोविज़न है, हमारे पास एक बंदोबस्त है, तो एक एंट्री हम वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 एंट्रियाँ हो गई। अब इनको क्या चाहिए? मेक अ प्रोविज़न। अब यहाँ ये सबसे स्लिपरी पॉइंट है। बच्चा क्या गलती करता है मैं बताता हूँ। वो ये कहता है कि 1 लाख के डेटर से 1000 डूब गए, 99,000 रुपये है, और 99,000 पे मेरे को 5% प्रोविज़न बनाना है 4950। तो वो जो थर्ड एंट्री है वो 4950 से पास कर देता है। जबकि आपको समझना है कि ये 4950 क्या है? ये आपका न्यू प्रोविज़न अमाउंट है। न्यू प्रोविज़न अमाउंट है जो आपको मेंटेन करना है। तो अब कुछ इस तरह से अकाउंट बनता है। आप देखो PBD अकाउंट, CR नेचर। हर अकाउंट का एक नेचर होता है, खास करके बैलेंस शीट में जाने वाले अकाउंट्स का एक नेचर होता है, DR या CR, तो इसका CR नेचर होता है। आपके पास इस अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा है, ठीक है। तो ये तो आपका ओल्ड अमाउंट है, और जो अमाउंट आप मेंटेन करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, वो है 4950। इसके बीच में एक एंट्री ये हुई है PBD टू बैड डेट्स। यहाँ पे आया 4000 रुपये। देखो पूरा जोर लगाने के बाद भी CR का अकेला अमाउंट भारी है, और DR में अभी भी 1050 की गुंजाइश है। तो आपको यहाँ P&L लिखना पड़ेगा, और आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ से एंट्री जो निकल के आई है, छन के आई है, वो एंट्री है PBD टू P&L। कि सर ये तो प्रॉफिट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्यों हुआ है ये भी बताऊँ। हमारे जो बाप दादा थे, जिन्होंने प्रोविज़न ये बनाया था, वो 10,000 प्रोविज़न मान के चले। शायद वो ये सोचते थे कि इस साल 10,000 रुपये का बैड डेट्स होगा, लेकिन असल में बैड डेट्स 4000 का ही हुआ। और इवन मौजूदा डेटर्स को देखें तो इतना बैड डेट्स और होगा। तो भी मिला लें तो हमारा जो टोटल बैड डेट्स हुआ वो 8,950 के समथिंग हुआ, और मौजूदा डेटर्स पे हो सकता है वो सब मिला के भी 8950 है। मतलब हमने ज़्यादा प्रोविज़न कर रखा था
इतने प्रोविज़न की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक वर्ड होता है पीबीडी रिवर्सल, तो अपन पीबीडी को रिवर्सल कर देंगे, 1050 को रिवर्स कर देंगे, एंट्री विल बी पीबीडी टू पीएनएल। इसलिए थर्ड एंट्री बहुत संभाल के करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोग ये वाला जो अमाउंट है इससे थर्ड एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ये बात फिर कहाँ जाएगी, ये पीएनएल के सीआर पक्ष में जाएगी, तो सीआर पक्ष देख के ये वाला सही है, डी वाला, लाभ हानि खाते के सीआर पक्ष पे एंट्री होगी 1050 से। ये अकाउंट बना के भी मैंने हिंट दिया है तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। वेल नेक्स्ट इज, एक मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभों का 10% कमीशन दिया जाता है। कमीशन घटाने से पहले शुद्ध लाभ की राशि 44,000 है। निम्न समायोजन प्रविष्टि की जाएगी। आराम से, हमने मैनेजर कमीशन समझा था। देखो, मैनेजर कमीशन में हमेशा एक होता है पीबीसी, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हमने मैनेजर को बुलाया, भाई बैठ यार, तेरी वजह से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, और 44,000 रुपये हमने कमाया। कि सर ये कहाँ से आया? कमीशन घटाने से पहले, ठीक है। अब जब मैं तुझे कमीशन, मैंने उसको बोला भाई चाय कॉफ़ी पी, जब मैं तुझे कमीशन दे दूंगा तो फिर जो आएगा वो आएगा PAC, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मैंने हमेशा इस क्वेश्चनों में समझाया है कि आपको 10% किस वैल्यू पे देना है, इस पे या इस पे। ये भी प्रॉफिट है, जो देख रहे हो ये भी प्रॉफिट है, और ये जो सर्किल के अंदर आने वाला है वो भी प्रॉफिट है। फ़र्क क्या है? ये है कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट, जैसे इंसान होता है नहाने से पहले का इंसान और नहाने के बाद का इंसान, वैसे ये प्रॉफिट है कमीशन से पहले का प्रॉफिट, और इस सर्किल में जो आने वाला है अभी प्रकट होगा एकदम से, वो है कमीशन के बाद का प्रॉफिट। तो हमें 10% किस पे काउंट करना है, क्योंकि दोनों पे कैलकुलेट करना पॉसिबल है। हाँ, ये ज़रूर बात है, इस पे कैलकुलेट करना ईजी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटाने के बाद के लाभों का 10% देना है, तो आपको 10% इस पे देना है, ठीक है। तो अब आपका एक तरीका है कि आप इसको x मान के सॉल्व करो, इसको आप x मानोगे और x का 10% 0.1x करके सॉल्व करोगे, वो तरीका है, कर सकते हैं। आप इसको सिंपल करो, 44,000 इंटू 10% की जगह आप लिखो 10/110, 44,000 इंटू 10/100 की जगह आप लिखो 10/110। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कैलकुलेशन हो जाएगी, 4,000 आ जाएगा। जब एक बार आपका 4,000 आ जाएगा तो अब आप 4,000 रख के देख लो, और ये अमाउंट प्रकट हो गया। और आपने बिल्कुल सही किया है कैलकुलेट, आपने कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसी का 10%। तो मेन बात यह है कि इसमें 4,000 से एंट्री होगी, कमीशन हमें देना है, सो लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन को CR करेंगे। तो पहली एंट्री गलत है, दूसरी एंट्री सही है लेकिन अमाउंट गलत है, तो फिर तीसरी ठीक है। कमीशन अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आप इसकी जगह M कमीशन, मैनेजर कमीशन भी लिख सकते हैं। तो 4,000 से एंट्री होगी। इन्होंने गलती से 4,400 लिख दिया है, जबकि कमीशन घटाने के बाद वाला वर्ड लिखा है ना। नो, इसका आंसर C आएगा, कमीशन घटाने के बाद, है ना, 4,000 रुपये आएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट द रिवर्स एंट्री इज नॉट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे आपको मैं बता दूं उसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। 31 दिसंबर 2024 को मान लीजिए कि आपने 3 एडजस्टमेंट किए। आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एडजस्टमेंट किया, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए एडजस्टमेंट किया, और आपने डेप्रीसिएशन के लिए एडजस्टमेंट किया। अगले साल में फर्स्ट डे पे आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी की रिवर्स एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि इस साल का पैसा जो रह गया था फिर आप अगले साल चुकाओगे, तो अगले साल पे इम्पैक्ट ना आए इसके लिए आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की पहले एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और फिर नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे पे रिवर्स एंट्री होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए भी पहले एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे जाके उसकी रिवर्स एंट्री होती है, पर ऐसा कुछ डेप्रीसिएशन के लिए नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपके इनकम के एडजस्टमेंट है, एक तो एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट है। एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम के लिए भी पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं और नेक्स्ट ईयर में जाके रिवर्स एंट्रीज होती हैं। तो ये 4 एडजस्टमेंट, जिसको अपन क्रेजी 4 बोलते हैं, AUPO, इन चारों की नेक्स्ट ईयर में रिवर्स एंट्री होती है, लेकिन डेप्रीसिएशन के लिए या और किसी एडजस्टमेंट के लिए रिवर्स एंट्री नहीं होती है। तो इसका आंसर D लगेगा, D इसका आंसर है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत क्रय को क्रय में शामिल कर लिया, इसकी समायोजन प्रविष्टि कीजिए। मान लीजिए कि आपकी दुकान है, ठीक है, और आपकी कपड़ों की दुकान है। मान लीजिए कि व्यापारी 2 जीन्स खरीद के लाया,
जनरली तो अपन जो भी माल लाते हैं वो रीसेल के लिए लाते हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाया था। तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए लाया था तो हमें ड्राइंग को डीआर करना था। मान लीजिए 2 जीन्स वो 2,400 रुपये की लेके आया, तो ड्राइंग टू कैश शुड बी द एंट्री। लेकिन अकाउंटेंट को ध्यान नहीं था, उसको लगा ये माल भी अपन बेचने के लिए लाए हैं, तो उसने परचेज़ को डीआर कर दिया। तो हमारी बुक्स में एक गलत अकाउंट डीआर हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको रिवर्स कर दो। अकाउंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा है। सही अकाउंट को चार्ज करो, सही अकाउंट को चार्ज करो और गलत को रिवर्स कर दो, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू परचेज। आप चाहें तो ड्राइंग्स की सीधा ओनर की कैपिटल को भी डीआर कर सकते हैं। तो ये आंसर ए सही है। वेल थोड़े से क्वेश्चन और हैं। शुद्ध हानि 5,000 की है। परिचालन व्यय, परिचालन व्यय मतलब जो बिजनेस को चलाने में खर्चे होते हैं वो 14,500 है। बिक्री 25,000 है। सकल लाभ की राशि होगी। वेल थोड़ा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, आप समझिए। मैं आपको कहूँगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा, मान लेते हैं जितना भी हुआ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा। इसके बाद आपके खर्चे लगे होंगे, जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंस कह दो, वो बताए जा रहे हैं 14,500। ग्रॉस प्रॉफिट में से, समझिएगा बात, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे काटे जाते हैं तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है। चांस की बात है कि इसमें नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अमाउंट रहा होगा जिसमें से 14,500 माइनस करने पे अपन 5,000 रुपये माइनस पे आए हैं। तो यहाँ कैसे करें इसको, देखो ये एक्स फिगर हो गया एक तरह से, तो यानी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस 14,500 इक्वल टू माइनस का 5,000। फिर क्या करें सर, एक्स को ले जाने के लिए माइनस के फिगर को उधर ले जाओ, इक्वल के उस तरफ ले जाओ, और जब अपन ऐसा कर लेते हैं तो फिर 9,500 आता है। तो अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 9,500 रुपये रहा होगा। इसलिए खर्चे की लोड अपन सह नहीं पाए और अपन खुद माइनस में चले गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 9,500 रुपये रहा होगा। कि सर सेल क्यों दी है, कंफ्यूज करने के लिए। और क्वेश्चन को टफ करता तो वो सीओजीएस दे देता, पूछ लेता सीओजीएस कितना होगा, तो फिर तब मैं आपको सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके सीओजीएस का अमाउंट भी बताता। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह घूम सकता है, आप संभाल लीजिएगा। वेल इसके बाद सीओजीएस 13,300 है, ग्रॉस प्रॉफिट 3,200 है, नेट प्रॉफिट 700 है। विक्रय की राशि क्या होगी, तो हमने एक फॉर्मूला बहुत कस के याद किया हुआ है कि सीओजीएस बराबर सेल माइनस जीपी, कि सेल्स में से, अब सीओजीएस आपको गिवन है, सेल हमसे पूछा है, और ग्रॉस प्रॉफिट की राशि है 3,200। ठीक है, फिर क्या करना, सेल को इधर ही रहने दो और माइनस की अमाउंट को आप इधर लेके आ जाओ। तो 13,300 में 3,200 आके प्लस हो गया, तो 16,500। तो ये बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है कि हमने 13,000 समथिंग का माल 3,200 रुपये का प्रॉफिट लेके बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, तो डेफिनेटली अपन ने 16,500 रुपये बेचा होगा। तो विक्रय की राशि है 16,500। कि सर इस नेट प्रॉफिट का क्या करें, कुछ नहीं करना। कि सर और क्या बन सकता था, और क्वेश्चन ये बन सकता था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है और आपको नेट प्रॉफिट पता है, तो बीच का जो गैप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहे होंगे। भाई बीच में जो आप गैप देख रहे हो ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहे होंगे, तो वो भी पूछ सकता था। ठीक है, अभी तो हमारा आंसर आ गया है जो पहले ही हमने निकाल लिया था। वेल नेक्स्ट इज the selling price of the goods sold on approval 5,000. The selling price is determined by adding 25% profit on cost. Which statement regarding adjustment at the end of the year is correct? Well ये सेल ऑन अप्रूवल का मामला है। मैंने आपको बताया था कि कई बार अपन क्या करते हैं कि अपने एक पोटेंशियल कस्टमर को अपन माल भेज देते हैं या चिपका देते हैं, वो माल के लिए मना करता रहता है कि मुझे माल नहीं चाहिए। हम उसे बोलते हैं अबे रख ले यार, रख ले, चल जाएगा बिक जाएगा, और नहीं बिके तो वापस कर दियो। सपोज हमने उसको कहा कि तू लोड मत ले, हम तुझे भेज रहे हैं, नहीं बिके तो तू वापस कर देना। इसको अपन बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल। सही बात तो यह है कि इसको सेल्स में शामिल करना नहीं चाहिए। गलती होती है कि हम इसको अक्सर सेल में शामिल कर लेते हैं, सेल में शामिल कर देते हैं। तो अब यूँ समझो कि अपन ने 5,000 का माल किसी को चिपका रखा है और उसे सेल्स में शामिल कर रखा है। तो अब अपने को एडजस्टमेंट करना है, कि इसका मतलब ये है कि हमारी हमने मतलब ये एंट्री पास कर रखी है, डेटर टू सेल, ज़बरदस्ती ये एंट्री हमने पास कर रखी है, इसीलिए एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो अब एक तो आपको इसको रिवर्स करना है, तो एक तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी सेल टू डेटर, इससे आपकी सेल माइनस हो जाएगी, आपके डेटर माइनस हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट खतरनाक है और वो ये है,
और वो समझना पड़ेगा कि हमारा कुछ माल उसके पास पड़ा है, क्योंकि हमारे गोडाउन वाला माल तो हमने गिन लिया होगा, लेकिन कुछ माल उसके पास पड़ा है तो हमें उसे भी अकाउंट्स में लेना पड़ेगा। तो हमें उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री अपने को कॉस्ट वैल्यू पे करनी है। तो इन्होंने कहा कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ये है 25% ऑन कॉस्ट। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 25/100 मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। मैंने बहुत बार समझाया है, 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब है कि 4 रुपये का माल आप 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचते हो तो आपका प्रॉफिट हो गया 1/5 ऑन सेल। 1/4 ऑन कॉस्ट ऑल्सो मीन्स 1/5 ऑन सेल। तो आपकी सेल वैल्यू दे रखी है, इसका 1/5 काउंट करो, ये प्रॉफिट आ गया। सेल में से सेल में से आप प्रॉफिट एलिमेंट हटाओगे तो आपका कॉस्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी वो माल जो हमने उसको 5,000 में चिपकाया है वो एक्चुअली माल 4,000 का है। तो स्टॉक की वैल्यू लेते समय तो आप कॉस्ट वैल्यू लोगे, स्टॉक की वैल्यू लेते समय तो आप कॉस्ट वैल्यू लोगे। तो इसमें आपको डबल एडजस्टमेंट करना है। पहला है डेटर और सेल दोनों में 5,000 जोड़े जाएंगे, नहीं 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 नहीं, डेटर और विक्रय दोनों में से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। आप ज़बरदस्ती डेटर्स क्रिएट और ज़बरदस्ती सेल्स को इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको दोनों में से माइनस करना पड़ेगा और दोनों का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना होगा, ठीक है। वेल ठीक है, तो ये हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद अपन देखें, निम्नलिखित समायोजनों से पहले शुद्ध लाभ 1,80,000 है। वेल एक अकाउंटेंट है, उसका ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, उसने 1,80,000 का नेट प्रॉफिट निकाल दिया एडजस्टमेंट करने से पहले। बाद में मैंने कहा अबे यार तूने आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो ध्यान ही नहीं रखा। तो उसने बोला सर अब क्या करूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी से क्या हो जाएगा। मैंने कहा देख, आउटस्टैंडिंग सैलरी से तेरा सैलरी का फिगर बढ़ जाएगा, तेरा एक्सपेंसेस का लोड बढ़ जाएगा और तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट करूँगा, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरा उसने प्रीपेड इंश्योरेंस का ध्यान नहीं रखा, तो मैंने कहा गलती करी। प्रीपेड इंश्योरेंस का ध्यान रखता तो इंश्योरेंस का फिगर कम होता, इंश्योरेंस का फिगर कम होता तो एक्सपेंस कम होता, एक्सपेंस कम होता तो प्रॉफिट बढ़ता, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करें तो हमारा प्रॉफिट 183,000 होगा, ठीक है। उसने तो जैसा तैसा जिसको जितना समझ में आया उसने 180 निकाल लिया, लेकिन अगर सही मायने में चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो ट्रू प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 183,000 होगा। वेल नेक्स्ट इज़, 1 फरवरी को हमने पार्थ को 12% की रेट पे 1 लाख का लोन दिया है। फरवरी से अप्रैल तक 3 महीने का लिए ब्याज प्राप्त हुआ है। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अग्रिम ब्याज की राशि होनी चाहिए। तो अब आप बहुत ध्यान से बात समझिए। बेसिकली आपने 1 फरवरी को लोन दिया और ये कि आपके जो वर्ष है वो मार्च में समाप्त होता है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आपने 2 महीने का ब्याज कमा लिया। फरवरी को लोन दिया, 31 मार्च तक 2 महीने हो गए, फरवरी और मार्च। लेकिन हमें ब्याज कितना प्राप्त हो गया, 3 महीने का, यानी हमें 1 महीने का एडवांस मिल गया। ये पूछ रहा है कितनी राशि हो गई, तो निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपया, 12% यानी 12/100, 1 महीना यानी 1/12। मैं कह सकता हूँ कि आपको 1,000 रुपया फालतू मिल गए, 1,000 रुपये फालतू मिल गए। अगर अमाउंट पूछा है, जैसे अमाउंट ही लग रहा है, तो 1,000 रुपये आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। थोड़ी मैं आपको एंट्री बताना चाहता हूँ। कैश डी आर टू इंटरेस्ट, कैश डी आर टू इंटरेस्ट, ये 3,000 रुपये से हमें एंट्री करी होगी जब हमें 3 महीने का ब्याज मिला होगा। फिर हमें 31 मार्च को एक ख्याल आया कि अभी 3 महीने हुए नहीं है, ब्याज मिल गया है, शायद हमने उससे क्वार्टरली इंटरेस्ट इन एडवांस ले लिया, लेकिन 3 महीने अभी हुए नहीं है, अभी 2 ही महीने हुए हैं। तो आपने इस इंटरेस्ट की इनकम को फालतू में क्रेडिट कर लिया, तो आपको इस इंटरेस्ट की इनकम को डेबिट करना होगा और अनअर्नड इंटरेस्ट नाम का एक अकाउंट ओपन करना होगा। इस तरह से आप एंट्री करेंगे, ठीक है, तब जाके आपके पापों का प्रायश्चित होगा। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है और है। कहता है 1 अक्टूबर को 30 सितंबर तक के लिए 1 वर्ष का भुगतान किया गया किराया 2,400 रुपये था और 1 अक्टूबर को 30 सितंबर तक के लिए भुगतान किया गया किराया 3,200 था। अब इसको समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है क्या पूछेगा। 1 अक्टूबर 22 को अपन ने किराया चुकाया, उस समय किराए की दर कम थी। मान लीजिए आपने गोडाउन ले रखा है, पहले आपने 2,400 रुपये चुकाया, इसके पश्चात पुनः आपने 1 अक्टूबर 2023 को, हर साल अपन अक्टूबर में किराया चुकाते होंगे,
अब के बार अपन ने किराया चुकाया है 3200, किराया बढ़ गया है। इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर को अगर वर्ष समाप्त हो तो P&L में कितना किराया जाएगा। इसका क्वेश्चन बीच का है। इसने कहा कि मेरा ईयर तो दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, तो दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये भी है कि वो जनवरी में शुरू होता होगा। तो हमें सामने 12 महीने और 12 महीने के फिगर दे रखे हैं, लेकिन हमें इन 12 महीने का फिगर लेना है जो जिसके लिए इसने हमें कहा है। तो सपोज़ कीजिए कि मतलब मुझे अक्टूबर का महीना नहीं लेना है, अक्टूबर 22 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नवंबर 22 भी नहीं चाहिए, मुझे दिसंबर 22 भी नहीं चाहिए, मुझे 9 महीने यहाँ से चाहिए। जो ऊपर की जो टाइमलाइन चल रही है 12 महीने की टाइमलाइन है, लेकिन मुझे उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं चाहिए, 9 महीना चाहिए। ठीक है। और और जो नीचे की टाइमलाइन चल रही है उसमें से मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर चाहिए, पीछे के महीने नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 2400 में से 9 महीने का किराया लेना है और इस 3200 में से 3 महीने का किराया लेना है। तो आपके ऊपर जो पूरे वर्ष में लोड आएगी, जो आपका संबंधित वर्ष है, शायद कैलेंडर वर्ष है, शायद तो क्या 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त कर रहा है तो कैलेंडर वर्ष है, तो कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए आपके ऊपर जो लोड आएगी वो 2600 रुपये की आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा 2600। वेल, दो क्वेश्चन और। कहता है कि ओहो बड़ा सा क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसमें डाटा दे रखे हैं, प्रोविज़न दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है। नीचे कहता है कि वर्ष के अंत में देनदारों पर 5% का आयोजन बनाना है, बना देंगे। कहता है उपयुक्त मतलब ऊपर ऊपर जो बताई गई बैड डेट्स है उसके अलावा 500 रुपये एक डेटा से प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो 500 रुपये और डूब गए हैं। राम व्यवसाय का लेनदार भी है और देनदार भी है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेट। मैंने म्यूचुअल डेट में बताया था, जिस व्यक्ति से हमें लेने भी हैं देने भी हैं उसे म्यूचुअल डेट बोलते हैं। छोटी राशि का एडजस्टमेंट करते हैं। पसंदगी पर माल बेचा गया है 500, जिसका कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, ये ज़बरदस्ती माल चिपका रखा है, उसने हाँ ही नहीं भरी है। तो पूछता है P&L से कितनी राशि जाएगी। वेल, पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप अपने डेटर्स को सही कर लो। इस क्वेश्चन में पहली नज़र में आपको डेटर 60,000 के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 60,000 में से जो 500 रुपये मिलने की संभावना नहीं है, एक तो उसको लेस करो। इसके अलावा एक व्यक्ति जो आपका क्रेडिटर भी है और डेटर भी है, तो आपको छोटी राशि एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो 1000 रुपये और 1500 है, तो 1000 रुपये एडजस्ट करो। और जिस व्यक्ति ने आपके माल को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है, जिसने अभी तक यस ही नहीं कहा है, वो भी आपका डेटर नहीं है, उसे हटाओ। तो इस क्वेश्चन में मेन खतरनाक बात यह है कि आपके डेटर 58,000 के हैं और इस 58,000 पे जो प्रोविज़न बनाना है वो 5% बनाना है। तो आपको जो प्रोविज़न चाहिए वो 2,900 है। अब मैं आपको सीधा अकाउंट बना के बताता हूँ। ये PBD अकाउंट है। PBD अकाउंट में अगर आप पुराना अमाउंट देखो तो आपका पुराना प्रोविज़न 4,000 है, और जब आप बैड डेट्स को राइट ऑफ करोगे, जिसकी एंट्री मैं बता चुका हूँ, जब आप बैड डेट्स को राइट ऑफ करोगे तो टोटल बैड डेट्स आपका 1500 राइट ऑफ होगा। 1000 ये वाला बैड डेट्स और 500 ये वाला बैड डेट्स, तो 1500 राइट ऑफ होगा। और जो नया अमाउंट आपको नया क्रिएट करना है प्रोविज़न, वो 2,900 है। ऐसा करने पे आपके DR साइड पे लोड आ गई है 4,400 की, और CR साइड पे वैक्यूम क्रिएट हो गई है 400 की। तो 400 रुपये आपको P&L से लेना होगा। तो इसने यही पूछा था कि लाभ हानि खाते से कितनी राशि ली जाएगी, तो 400 रुपये ली जाएगी। आपकी एंट्री कुछ यूँ बनेगी P&L टू PBD। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये एक एडजस्टमेंट नहीं है, ये 3-4 एडजस्टमेंट को कंबाइंड इम्पैक्ट है, उससे क्वेश्चन बना है। अगर मैं आपके 2 मिनट और ख़राब करूं तो इस क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट एंट्री होती तो एक तो इस 500 रुपये की एंट्री होती, जिसकी एंट्री बनती बैड डेट्स टू डेटर, क्योंकि ये बैड डेट्स हमने अभी तक नहीं लिखी है। उसके बाद जो व्यक्ति क्रेडिटर भी है और डेटर भी है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ऐसी, क्रेडिटर टू डेटर विद स्मॉल अमाउंट। ठीक है। और इसके अलावा ये जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल है, उसके अंदर एक रिवर्स एंट्री पास होती है सेल टू डेटर। ज़बरदस्ती आपने डेटर्स को बढ़ा रखा है तो उसकी एंट्री होती है सेल टू डेटर। स्टॉक की वैल्यू हमें पता नहीं है। और इसके बाद जो बैड डेट्स अब तक हुई है उसको राइट ऑफ की एंट्री होती है PBD टू बैड डेट्स, अब तक 1500। ये सब के बाद अकाउंट बना के पता लगता है कि P&L पे कितना इम्पैक्ट आएगा। P&L पे आपका इम्पैक्ट आएगा 400, क्योंकि हमारे जो टोटल बैड डेट्स हुए हैं वो हुए हैं 4,400 एंड वी वर रेडी फॉर ओनली 4,000 रुपी। तो शॉर्टफॉल विल बी टेकन फ्रॉम P&L, 400 विल बी टेकन फ्रॉम P&L।
ओके, हैवी क्वेश्चन। नाउ फाइनली लास्ट क्वेश्चन। बकाया वेतन शुरू का, बकाया वेतन अंत का, पी एंड एल खाते से वसूला जाने वाला वेतन 30,000 रुपये। क्वेश्चन घुमा दिया है इसने। नकद में भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। जनरली ऐसा होता है कि आप सैलरी का आपको एक अमाउंट दिया जाता है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग इस साल का है वो आप प्लस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग जो ओल्ड है उसे आप माइनस करते हैं, उसके बाद आपका अमाउंट बाहर आता है। इस क्वेश्चन में बाहर वाला अमाउंट इन्होंने पहले ही दे दिया, और जो लेटेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो है 2500, और जो पुराना आउटस्टैंडिंग है वो है, नहीं, लेटेस्ट आउटस्टैंडिंग ये है 5000, और जो पुराना आउटस्टैंडिंग है वो है 2500। तो अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इन्होंने जो सैलरी इस साल चुकाई है वो फिगर इन्होंने गायब कर दिया। तो एक्स में 5,000 रुपये जोड़ना है और 2500 रुपये लेस होना है, तब जाके 30,000 आना है। अगर ऐसी बात है तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2500 उधर जाके माइनस होगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे से कि इन्होंने जो अमाउंट पे किया है सैलरी के लिए, जो अमाउंट पेड फॉर द सैलरी है वो है 27,500। तो क्वेश्चन में दोनों तरह से दे सकता है। इसको हम जब एनपीओ वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो एक होता है पेमेंट और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट यानी पी एंड एल में जाने वाला अमाउंट, और पेमेंट वाला अमाउंट यानी कैश बुक में जाने वाला अमाउंट। तो कभी तो ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट गायब कर देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कितना सैलरी चुकाया है वो पूछा है। तो आप इस पे वैल्यूज़ रख के इसको निकाल लोगे। 27,500 रुपये हमने चुकाया होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको सीधा बनाऊँ, 27,500 हमने चुकाया होगा। इसमें 5,000 करंट या आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और ओल्ड आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, तो आपका अमाउंट बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये क्रॉस चेक हो गया। होप वीडियो थोड़ा लंबा था बट वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स हैं तो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप। बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक जॉब ले लीजिए, टीचर बन जाते हैं तो बाद में अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए।